Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. Welcome back to Psychology Lecture Series. चैप्टर 1 to 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली हम क्लिनिकल साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं और इसमें हमने DSM-5 लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया जिसमें सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। DSM-5 TR के अकॉर्डिंग फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है जो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसकी फर्स्ट कैटेगरी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है जिसकी डेफिनेशन, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट डिटेल में डिस्कस हो चुका है। करंटली जो डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं उनको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स कहा जाता है। लिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स अगर देखा जाए तो फर्स्ट पे लैंग्वेज डिसऑर्डर है, सेकंड वन इज स्पीच साउंड डिसऑर्डर, थर्ड वन इज चाइल्डहुड फ्लुएंसी डिसऑर्डर जिसको स्टटरिंग भी कहा जाता है, फोर्थ वन इज सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज अनस्पेसिफाइड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जिसको लैंग्वेज डिसऑर्डर कहा जाता है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डेफिनेशन, रिस्क एंड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सेकंड डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे जिसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर कहा जाता है। फर्स्ट पे स्पीच साउंड की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हेयरिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग स्पीच साउंड जो है वो हमारी स्पोकन लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसमें फोनेटिक प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं और इसी की मदद से हम लोग लैंग्वेज में मीनिंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब ये साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? जब हमारे वोकल ट्रैक की मूवमेंट होती है जिसमें लिप्स, टंग, पैलेट एंड वोकल कॉर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं। क्योंकि ये लैंग्वेज में वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होते हैं इसलिए हम इसको फोनेम्स का नाम देते हैं। ठीक है, यानी साउंड से निकला है फोनेम्स। फॉर एग्जांपल पैट वर्सेस बैट। ठीक है, अब इन दोनों को क्या चीज़ डिफ्रेंशिएट कर रही है? पी वर्सेस बी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कैट वर्सेस रैट। ठीक है, तो जब भी हम लैंग्वेज में इन दोनों का वर्ड्स यूज़ करेंगे तो एक कै सी की आवाज़ निकाल रहा है और दूसरा रैट यानी रैट आर की आवाज़ निकाल रहा है। ठीक है, तो ये कैट का और आर, ये जो साउंड्स हैं ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। तो स्पोकन लैंग्वेज में ये जो डिफ्रेंशिएशन ऑफ साउंड्स होती है इसको हम स्पीच साउंड कहते हैं। कैट की अलग साउंड है, बैट की अलग है, रैट की अलग है, पैट की अलग है। ठीक है, तो ये साउंड्स वर्ड्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। तो इट्स मीन जब हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर की बात करेंगे तो उसमें बच्चे को ये साउंड्स प्रोड्यूस करने में इश्यू होगा। स्पीच साउंड डिसऑर्डर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं। क्राइटेरिया ए इज़ परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी होती है विद स्पीच साउंड प्रोडक्शन। ठीक है, that interferes with speech intelligibility और prevents verbal communication of messages। ठीक है, अब speech intelligibility क्या होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। अब देखना है कि आप लोगों को क्या सुनाई दिया है। क्या आपको साइकोलॉजी वर्ड सही सुनाई दिया है? क्या आपको बिहेवियर का वर्ड सही समझ आया है? क्या आपने मेंटल प्रोसेसेस का वर्ड सही से सुना है? अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें सही से सुनी हैं तो इसका मतलब है कि हमारी स्पीच साउंड सही है। तो स्पीच साउंड डिसऑर्डर में क्या होगा कि कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी होगी कि बच्चा जो है वो इन साउंड्स को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब साउंड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि इसकी वजह से, इस डिस्टर्बेंस की वजह से इफ़ेक्टिवली बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता। जब इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता तो सोशल पार्टिसिपेशन नहीं होती, सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, दूसरों से बातचीत नहीं कर पाता, एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं होती। क्योंकि जब वो बोल ही नहीं पा रहा, साउंड्स ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा तो लिसनर को उसकी बातें कैसे समझ आएंगी? तो जब लिसनर को उसकी बातें नहीं समझ आ रही तो फिर उसका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा नहीं होगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा और अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसको हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर कहते हैं। क्राइटेरिया सी इज़ ऑनसेट कब स्टार्ट है? अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड, क्योंकि ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। देन लास्ट में क्या है कि ये कंडीशंस जो है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सेरिब्रल पाल्सी, क्लेफ्ट पैलेट, डेफनेस और हेयरिंग लॉस, ब्रेन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी या फिर किसी और मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। ठीक है,
इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि एक अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो DSM-5 TR को अच्छे तरीके से फ़ॉलो करता है, उसके क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए डायग्नोसिस बनाता है। क्योंकि जितना आप इसको फ़ॉलो करेंगे, उतना ही आप मिसडायग्नोसिस से बचोगे। एक बार समराइज़ कर लेते हैं, स्पीच साउंड का मतलब ही यही है कि किस तरह से आप स्पोकन में साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, इतने अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो कि लिसनर को आपकी बातें समझ आ रही हैं या नहीं। अगर लिसनर को आपकी बातें समझ नहीं आ रही, आप साउंड सही से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे या कोई बच्चा सही से साउंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स के सिम्पटम्स को फेस कर रहा है। नेक्स्ट इज़ एसोसिएटेड फीचर्स। लास्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, बच्चा जो है उसको स्पोकन में इश्यू होता है, ग्रामर रूल्स को वो फॉलो नहीं कर पाता और उसकी वजह से उसके पास लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, उसको सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना नहीं आता। तो इस वजह से ये कहता है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है वो स्पीच साउंड डिसऑर्डर के साथ अकर हो सकता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट एंड कोर्स। अब जो स्पीच साउंड है यानी स्पीच की जो साउंड होती है वो और स्पीच फ्लुएंसी, ये दोनों क्या हैं, डेवलपमेंटल स्किल्स होती हैं, जो कि एक प्रॉपर डेवलपमेंटल पैटर्न को फॉलो करती हैं। अब वो बच्चे जिनकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है, डिफरेंट साउंड्स उनकी डेवलप हो रही होती हैं, स्पीच की फ्लुएंसी उनकी डेवलप हो रही होती है, तो ये एक टाइम लेती है, ठीक है? तो जब बच्चे डेवलपिंग प्रोसेस में होते हैं तब वो शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं और का, की, था, थी, इस तरह के वर्ड्स में वो कन्फ्यूज़्ड भी होते हैं, जैसे कैट, रैट साउंड्स में उनको इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन 3 साल तक का बच्चा जो है ना, उसकी लैंग्वेज इस तरह से डेवलप हो जानी चाहिए कि लिसनर जो हैं उसकी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। अब 80% बच्चे जो हैं वो बाय एज 7 तक सारे वर्ड्स को, सारी साउंड्स को अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब वो बच्चे जिनको स्पीच साउंड डिसऑर्डर होता है, फोनोलॉजिकल सिम्प्लिफिकेशन प्रोसेस उनका इमैच्योर होता है। तो इन शॉर्ट के 5 इयर्स तक बच्चे की साउंड्स एंड मोस्टली वर्ड्स जो हैं वो सही से प्रोड्यूस्ड हो जानी चाहिए। अगर सही से प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इट्स मीन कि बच्चा स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स के सिम्पटम्स को फेस कर रहा है। अब ड्यूरिंग दिस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि मिस आर्टिकुलेटेड साउंड्स जो हैं वो बच्चा लेटर ऑन सीख सकता है, ठीक है? जिसको लेट एट भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल, आर, एस, ज़ी, टी, एच, सी, एच, डी, ज़ी, एच एंड ज़ी, एच, ठीक है? मतलब ये कुछ ऐसी साउंड्स होती हैं जो बच्चा लेटर ऑन भी सीख सकता है अप टू एज 8 इयर्स, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें क्या हो सकता है कि बच्चा जो है वो कैट को एट बोल रहा हो, ठीक है? मतलब कुछ वर्ड्स जो हैं उसको वो मिस कर रहा हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हमने बोला कि कैट को वो एट बोल रहा हो, एट एट, ठीक है? तो फिर भी कहीं न कहीं लिसनर को समझ आ रही होती है कि ये एट यानी कैट को एट बोल रहा है। इसी तरह वो रैबिट को वैबिट बोले। इन शॉर्ट कि कुछ साउंड्स को वो ओमिट कर देगा, एक साउंड को दूसरी साउंड से रिप्लेस कर देगा, कुछ साउंड्स में डिस्टॉर्शन आ सकती है और कुछ साउंड्स में वो कुछ एक्स्ट्रा ही ऐड कर देगा बच्चा, ठीक है? लेकिन वो अगेन कहता है कि अप टू 8 एज ईयर्स में ये साउंड्स भी वो सही तरीके से प्रोड्यूस करना सीख लेता है। लेकिन आपने एक्सपेक्टेड एज का वेट नहीं करना है बल्कि बच्चे को साथ-साथ साउंड्स को प्रोड्यूस करना सिखाते रहना है। अब मोस्टली बच्चे जिनको स्पीच साउंड डिसऑर्डर होता है, उनको जब ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, स्पेशल एजुकेशनल प्रोग्राम्स में उनको इन्वॉल्व किया जाता है, तो उनकी ये डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो टाइम के साथ-साथ इम्प्रूव हो जाती हैं और डिसऑर्डर जो है वो लाइफ़ लॉन्ग तक नहीं रहता। लेकिन अगर इन्हीं बच्चों में लैंग्वेज डिसऑर्डर भी प्रेज़ेंट हो, तो फिर प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर होता है इनका। देन डायग्नोसिस बनाते हुए आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस को भी मद्देनज़र रखना है कि नॉर्मल वेरिएशन स्पीच की वजह से तो नहीं है, हेयरिंग और अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट आपने देखनी है, स्ट्रक्चरल डेफिसिट, डिसआर्थरिया एंड देन सिलेक्टिव म्यूटिज़्म, ये सारे पॉइंट्स आपने मद्देनज़र रखने हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो सिलेक्टिव सिचुएशंस में नहीं बोलते, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में या अकेले में वो बहुत बातें करते हैं, लेकिन दूसरों के सामने या स्कूल्स में वो इतना ज़्यादा नहीं बात करते। नेक्स्ट इज़ कोमॉर्बिडिटी। अब स्पीच जो है वो इम्पेयर्ड हो सकती है दूसरी जेनेटिक कंडीशंस में, जैसे डाउन सिंड्रोम में हो सकती है, 22q डिलीशन में, FOXP2 जीन म्यूटेशन वगैरह में। अगर ये चीज़ें भी प्रेज़ेंट हों तो फिर आपने इनको भी कोड देना होता है।
नेक्स्ट वीडियो में ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।